Hello guys, my name is Sajin Kumar and I am the teacher for biology from PPG group. Guys, today's class में हमको डिस्कस करना है लिविंग एंड नॉन लिविंग के अकॉर्डिंग। बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि लिविंग और नॉन लिविंग में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि लिविंग में होते हैं और नॉन लिविंग में नहीं होते, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे जो नॉन लिविंग में होते हैं लिविंग में नहीं होते। तो आपको सिंपल एक पेज लेना है, उसमें आपको लिखना है, आपको क्या लिखना है, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है बेटा, राइटिंग में मेरी मत जाना, मैं आपको जल्दी के विषय लिए ऐसा लिखता हूँ। ठीक है, मेरी आवाज़ सुन के आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सर क्या बोल रहे हैं, कि डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। आपको करना क्या है, आपको 3 कॉलम बनाने हैं। पहला आपको लिखना है ये, इसमें लिखना आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम अंतर कर सकते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। दूसरा जो बनेगा कॉलम, उसमें लिखना आपको लिविंग, और तीसरा बनेगा आपको उसमें लिखना आपको नॉन लिविंग। ठीक है, नंबर फर्स्ट स्टिक्स क्या है आपका, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर हम दोनों में अंतर कर सकते हैं। तो सजीव जो होते हैं वह एटम टू बायोस्फीयर, यानी कि छोटे परमाणु से लेकर एक बहुत बड़े जैव मंडल तक वो बिखरे हो सकते हैं। लेकिन जो निर्जीव होते हैं ओनली एटम्स, कॉलॉइड्स एंड क्रिस्टल्स मिल सकते हैं आपको नॉन लिविंग में। समझ पाए मेरी बात को। लिविंग के अंदर आपको एटम के रूप में मिल सकते हैं, छोटे बिल्कुल एक कोश की मिल सकते हैं, और एक बहुत बड़े बायोस्फीयर के रूप में भी आपको मिल सकते हैं लिविंग जो चीज़ें होती हैं। लेकिन वहीं मैं बात करूँ नॉन लिविंग की, तो ये सिर्फ एटॉमिक हो सकते हैं, एक छोटे, या कॉलॉइड के रूप में हो सकते हैं, या फिर क्रिस्टल्स के रूप में पाए जा सकते हैं। क्रिस्टल्स मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर के रूप में पाए जा सकते हैं। नंबर सेकंड आपका जो करैक्टर है वो क्या है बेटा, सेल्यूलर लेवल, सेल के अकॉर्डिंग सेलुलर लेवल। तो हम कह सकते हैं एक लिविंग सेल, मतलब सेल होती है वो आपकी लिविंग में तो प्रेजेंट होती है, बट नॉन लिविंग में कोई सेल प्रेजेंट नहीं होती। आपको सर कोर की सेल देगी तो भैया वो उसका पार्ट था, उसको सेल नहीं कह सकते हम। सेल क्या होती है, मैंने बताया आपको, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट होनी चाहिए सेल है, लेकिन नॉन लिविंग में कुछ फंक्शनल होती है, उसकी कोई फंक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि सेलुलर लेवल पर नॉन लिविंग जो है वो उसमें सेल्स वगैरह एब्सेंट होती हैं। एक नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बेटा क्या होता है, सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, और वो केवल प्रेजेंट होता है आपके लिविंग्स में। तो लिविंग्स में प्रोटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होता है और नॉन लिविंग में होगा नहीं, क्योंकि जब सेल ही प्रेजेंट नहीं है ढंग से तो प्रोटोप्लाज्म कहाँ से प्रेजेंट होगा, तो इसमें प्रेजेंट नहीं होता। आपको वो ढंग से लिखना है एब्सेंट, कभी आप भी क्रॉस लगा के छोड़ दो, यहाँ भी एब्सेंट लिखना है आपको। नंबर 4 कैरेक्टर बेटा कौन सा है, आपको लिखना मेटाबॉलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा लिविंग्स का, इसमें प्रेजेंट होता है मेटाबॉलिज्म और इसमें आपका एब्सेंट होता है, PRESENT, एब्सेंट इसमें। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है मैंने बताया ना आपको, इजी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं दोनों, मैंने पीछे आपको समझा दिया है। नंबर 5 में कौन सा आपका होम्योस्टेसिस होता है, होम्योस्टेसिस, HOMEOSTASIS, होम्योस्टेसिस होता है। तो यह सिर्फ ओनली फाउंड इन ओनली, या आप कह सकते हैं यहाँ पे लिख दो फाउंड। फाउंड माने लिविंग्स में होती है, और जो नॉन लिविंग होते हैं इसमें नॉट फाउंड, इसमें नॉन लिविंग के अंदर होम्योस्टेसिस नहीं होती। ठीक है बेटा। नंबर 6 रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रेस्पॉन्स यानी कि प्रक्रिया, यानी अनुक्रिया टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होते हैं, बाहरी कोई चीज़। सपोज करो आप लिविंग हो तो मैं आपके थप्पड़ मार दूँ तो आप क्या करोगे, कुछ तो रिएक्ट करोगे, नहीं करोगे, आप अपने गाल को पकड़ोगे या आप उल्टा उसको मारोगे या आप कुछ कहोगे या वहाँ से हट जाओगे। तो ये क्या है, आप रेस्पॉन्स कर रहे हैं आउटर स्टिमुलेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर कोई नॉन लिविंग चीज़ है कि वो रेस्पॉन्स करेगी, उसे तुम कितना मारते हो, कुछ नहीं कहेगी बेचारी। ठीक है, तो ये क्या है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है, सिर्फ लिविंग में प्रेजेंट होता है और नॉन लिविंग में कोई रेस्पॉन्स नहीं होता। ठीक है, और नंबर 7 आप क्या लिखेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैंने पढ़ा दिया आपको कि लिविंग्स में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। और नॉन लिविंग में होता है एक तरीके से, यहाँ पे लिख लेंगे आप
थोड़ा और क्लियरली करने के लिए, जो कि जो आपका ये मैंने क्या लिखा, आपका ये है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये इसमें क्या लिखेंगे, एक्सट्रिनिक एंड इंस्ट्रिनिक, यानी कि अंदर से भी ग्रोथ डेवलपमेंट होता है और बाहर से भी होता है। देखो आप खुद अपनी बात लेके चलो, जब आप छोटे से बच्चे थे तो आप इतने से थे, ठीक है ना, 3-4 किलो के, फिर आप लगातार बड़े होते गए। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपकी सिर्फ बाहर शरीर बड़ा हो रहा है, अंदर से कुछ बड़ा नहीं हुआ है भैया। आपका पहले पेट छोटा सा था, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। आपका हृदय पहले छोटा था, फिर बड़ा हो रहा है लगातार। अभी किडनी छोटी थी, बड़ी हो रही है। आपकी आंत पहले छोटी थी, लगातार बड़ी हो रही है। आपकी हड्डी छोटी थी, लगातार बड़ी हो रही है। मतलब जो ग्रोथ डेवलपमेंट हो रहा है वो अंदर से भी हो रहा है, बाहर से भी हो रहा है। तो ये सिर्फ लिविंग में होता है। लेकिन जो नॉन लिविंग है उनके अंदर ग्रोथ डेवलपमेंट, तो मैंने बताया जैसे माउंटेन्स हैं वो लगातार बड़े हो रहे हैं। बड़े क्यों हो रहे हैं, वो भैया उन पर जो धूल मिट्टी या डस्ट आगे जमा हो रही है, डिपॉजिट हो रही है, उसकी वजह से उनका साइज लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो उनको हम कह सकते हैं ग्रोथ कर रहे हैं, बट वे सिर्फ एक्सटर्नल ग्रोथ कर रहे हैं, यानी बाहर से कर रहे हैं, अंदर से उनमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। समझ पाए मेरी बात को। अगला अंतर क्या है इसमें, नंबर 8 करेक्टर क्या है आपका, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होती है, कोई भी जो लिविंग होता है वो अपने आप को अपने आउटर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो ये होती है एडेप्टेशन, सिर्फ और सिर्फ पाई जाती हैं आपके लिविंग्स में, नॉन लिविंग में एडेप्टेशंस नहीं होती। समझ पाए मेरी बात को। ऐसे ही आपका एक और लिख दूँ, क्या लिखूँ आपको, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यह किस में होता है, सिर्फ लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। और एक क्या है आपका, फिक्स्ड लाइफ स्पैन होता है, कि डेथ। डेथ किसकी होगी, जो लिविंग होगा। नॉन लिविंग है उसकी डेथ क्या होगी, कुछ हो ही नहीं सकती, सिंपल सी बात है। यानी कि डेथ क्या है, हर किसी लिविंग का एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है। ऐसा नहीं कि कोई पैदा हुआ तो वो मरा ही नहीं, आज तक मरते रहते हैं सभी लोग, ठीक है। तो ये आप याद रख लेंगे। इसके बाद में हमको क्या बताना है, अभी तक देखो हमारी पूरी जो अर्थ है इस पर लगभग जो हमने खोज 18 लाख स्पीसीज को हम बायोलॉजी के अंदर खोज चुके हैं। 18 लाख स्पीसीज यानी कि प्रजातियों को, जो जीव जंतु हैं जो और लिविंग हैं, उनको हमको पता है, उनको हम पहचान कर सकते हैं, उनको पता कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो हमको नहीं पता है, और यह संख्या कितनी हो सकती है, अप्रॉक्स 1 करोड़। अगर साइंटिस्ट की बात माने तो वो कह रहे हैं कि भैया 1 करोड़ के आसपास हमारी स्पीसीज धरती पर हो सकती हैं, गारंटेड। लेकिन हमको सिर्फ अभी तक 18 लाख ही पता है। तो भैया आप लोग पढ़ो, और ढंग से पढ़ो, अच्छी तरह पढ़ो, और जो नई नई प्रजाति उनकी खोज करो, उनसे हमको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, हमको पता पड़ेगा, ठीक है। तो हम समझ पाए मेरी बात को। हमारे अर्थ पर लगभग 1 करोड़ स्पीसीज हैं, प्रेजेंट हैं, जो कि हमको सिर्फ अभी तक 18 लाख के बारे में हम पता कर पाए हैं। लेकिन एक दुख की बात ये भी है कि हमारे जो आजकल का रहन सहन वगैरह है, उसकी वजह से जो इनमें से बहुत सारी प्रजातियां, कई लाख प्रजातियां विलुप्त भी हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, यानी कि एक्सटिंक्ट हो गई हैं। एक्सटिंक्ट माने विलुप्त हो जाना। जैसे आपका डोडो हो गया, डोडो पक्षी था, बेटा आ रहा हूँ, डोडो पक्षी था, वो ख़त्म हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो अपने आसपास देखो, हमारे ना पहले अपने पापा से पूछना कि छोटी चिड़िया थी गौरैया नाम से, गौरैया बया नाम से, वो बहुत होती थी हमारे आसपास, दिन रात हमारे आंगन में छत पर बैठी रहती, घूमती रहती थी और खेलती रहती थी। लेकिन आज की डेट में बेटा हमारे वो एक चिड़िया भी यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। मतलब धीरे धीरे वो कम हो रही है, और हो सकता है कि आने वाली जैसी गतिविधियाँ हमारी चल रही हैं और आने वाले कुछ 10-5 साल में वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, तो उसे कहेंगे हम विलुप्त हो जाना। ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हम लोग अपने काम की वजह से उनको ख़त्म कर चुके हैं। ये बहुत दुख की और अफसोस की बात है, ठीक है बेटा। इसके बाद में अब हम जो कल पढ़ेंगे हम पढ़ाएंगे आपको साइंटिफिक नेम के अकॉर्डिंग, कि हर किसी जीव का एक साइंटिफिक नेम होता है। जैसे आदमी का क्या नाम है, होमो सैपियंस, तो ऐसा नाम क्यों रखा गया, यह होमो सैपियंस क्यों रखा, ये हम आपको कल बताएंगे। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करा दूँ कि लाइफ क्या है। कोई लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ द लाइफ, तो अगर आप किसी बाबा जी से पूछोगे भैया लाइफ क्या है, कि जीवन के, तो लाइफ बाबा अपने हिसाब में बताएगा कि जीवन तो भैया एक चक्र है, भगवान ने हमको भेजा है, सुख दुखों का मेला है, अरे बाहर में जा। हमें पढ़ना है सिर्फ अपने साइंटिफिक अकॉर्डिंग। तो साइंस के अकॉर्डिंग क्या है, लाइफ इज ए कॉम्प्लेक्स, क्या है मैं बताऊँ आपको, लाइफ इज ए कॉम्प्लेक्स एंड स्पेसिफिक
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स which expressed by metabolism, reproduction, growth and development and response to outer stimuli। देखो ये सारे वर्ड्स वो ये जो आपने पीछे पढ़े हैं कि लिविंग नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है। कॉम्प्लेक्स, लाइफ इज ए कॉम्प्लेक्स एंड स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनसे जीवन संभव हुआ है। भैया मॉलिक्यूल्स आपको पता है, केमिकल्स, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब चीज़ें, ये हम कहें तो यही भगवान है, ये हमारे गॉड हैं। पूरी संसार, पूरी दुनिया, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है, चाहे सॉलिड फॉर्म में है, चाहे गैस फॉर्म में है, वो सारी सारी आपकी भैया इनसे मिलके बनी है। हमारा पूरा शरीर इनसे मिलके बना है, आपकी हर एक चीज़ इनसे मिलके बनी है। तो दीज आर द गॉड। तो हम कह सकते हैं कि लाइफ इज़ द इन सब का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। समझता मेरी बात को? तो अगर कोई पूछे आपसे कि लाइफ क्या है, तो आप कहेंगे लाइफ इज ए कॉम्प्लेक्स एंड स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। इतनी भी कहेंगे तो भी बहुत है, लेकिन पूरी बोलेंगे तो बहुत बढ़िया। विच एक्सप्रेस्ड बाई मेटाबॉलिक प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रेस्पॉन्स टू आउटर स्टिमुलाई, दिस इज नोन एज लाइफ। ठीक है, तो बेटा समझ पाए? ये चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, लाइफ की डेफिनेशन नोट कर लेंगे, और ये आपको नोट करना है डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। थैंक यू बेटा, बाकी पढ़ाएंगे कल।